हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नया चैप्टर यानी कि जीव विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7 में दिया हुआ है। साइंस में पढ़ना है हमको इसको। और इसमें अगर जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, सब परीक्षा के लिए है। परीक्षा के लिए ही इसको, परीक्षा को देखते ही हुए ही क्वेश्चन को हमने सेट किया है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। आप इस क्वेश्चंस को नोट्स बुक में लिख लेना है, कॉपी निकाल कर दम इसको लिख लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद बताइए कि सर जी हमको 14 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि 14 में आपने कितना क्वेश्चन को सही किया। क्योंकि आज जो समय अब आ गया है, अब परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाला है, मतलब 4.5 महीना या 4 महीना बचा हुआ है। आपको ईमानदारी से बढ़िया से दम अब पढ़ना है। अब इसमें टाइम नहीं गंवाना है, क्योंकि टाइम गंवाने से क्या होगा, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और अपने आप को धोखा देना इंसान को सबसे बड़ा धोखा होता है। इसीलिए अब आप लोग अपने आप को धोखा न दीजिए और जितना मेहनत करना है अब उतना मेहनत कर कर और एकदम जितना हो सके, जितना पढ़ाई हो सके, जितना पढ़ाई पर टाइम देना है उतना पढ़ाई पर टाइम दीजिए। क्योंकि आप अपने आप को धोखा दीजिएगा, आपका पढ़ाई चौपट हो जाएगा। आने वाला भविष्य जो है किस तरह से रहेगा, क्योंकि शिक्षा का देख रहे हैं, शिक्षा का कितना अग्रसर काम आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप अपने आप को धोखा मत दीजिए और जितना हो सके उतना पढ़ाई पर टाइम निकालिए और पढ़ाई पढ़िए। हम आपको बताए भी थे कि समय एक बनाइए, निश्चित समय बनाइए कि हमको 2 घंटा साइंस पढ़ना है, 2 घंटा सोशल साइंस पढ़ना है, 2 घंटा यह सब्जेक्ट पढ़ना है। सबका एक शेड्यूल बनाइए। कम से कम आपको 7 से 8 घंटा अभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने वाला है। नज़दीक आने वाला क्या है, 4 महीना के बाद तो एग्जाम देना है। इसलिए अब टाइम पर लग जाइए और 8 से 10 घंटा मेहनत कर कर पूरा दम कंप्लीट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय है, सारा सब्जेक्ट को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में 2 प्रकार का, बी में 3 प्रकार का, सी में 5 और डी में 6 प्रकार का। तो देखिए पादप हार्मोन्स जो होते हैं, जिस तरह से मनुष्यों में हार्मोन होता है, तो मनुष्य हार्मोन के वजह से बढ़ता है, घटता है या छोटा हो रहता है। या मनुष्य हार्मोन्स क्या है, मनुष्य में हार्मोन्स अधिक रहता है तो देखते हैं मनुष्यों में बाल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हार्मोन्स के वृद्धि के कारण मनुष्य को पूरा शरीर में बाल आ जाता है। हार्मोन्स कम रहता है तो मनुष्य 30, 35, 40 साल का भी रहता है तो दाढ़ी मूंछ बढ़िया ले नहीं आता है, बाल शरीर में बढ़िया से नहीं आता है, तो वो हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स के वृद्धि होने के कारण मनुष्यों में बाल अधिक होता है, मनुष्य की लंबाई अधिक होती है। हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति जो है छोटे हो जाते हैं, उनके शरीर में बाल कम आता है, तो वो हार्मोन्स के वजह से होता है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाठ नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं, यह जो है शारीरिक मस्तिष्क के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पादप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है कि उसकी वृद्धि के लिए कौन हार्मोन चाहिए, उसकी कमी के लिए कौन हार्मोन चाहिए। तो मनुष्यों के शरीर में और पेड़ पौधों के शरीर में तंत्रिका तंत्र के बारे में सब पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप हार्मोन्स है ए में 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। तो पादप हार्मोन्स जान लीजिए कि यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 5 प्रकार के। तो देखिए जाए, ऑक्सीजन होता है पहला, जिब्रेलिन, तीसरा एथिलीन, चौथा एब्सिसिक एसिड और 5वां साइटोकाइनिन। ये पांचों जो है आपको याद कर लेना है। कितने तरह के पादप हार्मोन्स होते हैं, 5 तरह का होते हैं। एथिलीन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन। अब ये पांचों के बारे में जानिए कि कौन किस में काम आता है, कौन किसके लिए है।
ये तो पादप हार्मोन्स हो गए, सबसे पहले हम लोग जान गए। लेकिन ये पांचों जो है किसके लिए और कौन कौन किसके काम में आते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए, ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, तो यह जो होता है यह एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स है। ये पेड़ पौधा को क्या करता है ना, वृद्धि करता है, पेड़ पौधा को वृद्धि करते रहता है, वृद्धि हार्मोन्स इसको कहा जाता है ना। ऑक्सिन और जिबरेलिन्स क्या है, ये पेड़ पौधा को वृद्धि करते हैं, वृद्धि करवाते हैं, उसको लंबाई को बढ़ाते हैं ना। इसको हार्मोन्स जो है ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये पेड़ पौधा को लंबाई को क्या करते हैं, तो बढ़ाने वाला काम करते हैं। एथिलीन क्या है, पेड़ पौधा में जो है फल पक जाता है, तो ये फल पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन करता है। और ये गैस के रूप में होता है। एथिलीन किसके रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। यह एक जो हार्मोन्स है, एथिलीन हार्मोन्स जो है, ये पेड़ पौधों में फलों को पकाता है, और यह हार्मोन्स किस रूप में रहता है, तो गैस के रूप में रहता है। चलिए लिख रहे हैं ना, क्या क्या लिखे अभी, लिखिए कि ऑक्सिन और जिबरेलिन जो पेड़ पौधा के लंबाई वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है, उसके पेड़ पौधा को लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। और ये जानेंगे एथिलीन जो है पेड़ पौधा में जो फल लगे रहते हैं, फल को पकाता है, और एथिलीन जो गैस के रूप में रहता है, यह हार्मोन्स है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड क्या है, ये भी एक हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि यह पत्तियों को झड़ा देता है। पत्ती होते हैं ना, पेड़ पौधा में पत्ती झड़ने लगते हैं, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से पेड़ पौधों में पत्ती क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है। आता है क्वेश्चन कि किस कारण से पेड़ के पत्ती झड़ने लगते हैं, मतलब गिर जाते हैं, पतझड़ होता है ना, देखते हैं पतझड़ होता है तो पूरा पेड़ पौधा के जितना भी पत्ती रहता है सब पतझड़ में पत्ती गिर जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से वो पेड़ के पत्ती क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। और आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, यह भी जो है साइटोकाइनिन, यह भी एक वृद्धि रोधक, मतलब पेड़ पौधा के जो वृद्धि है उसको रोकता है, नहीं रोकेगा। देखिए इसका भी काम है, एब्सिसिक एसिड का भी काम है कि पेड़ पौधा के वृद्धि को रोके। हाँ, इसका भी थोड़ा रोल है पेड़ पौधा के वृद्धि को रोके। अगर ये एब्सिसिक एसिड नहीं रहेगा तो पेड़ के पत्ता ही नहीं झड़ेगा, या एब्सिसिक एसिड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा रुकेगा ही नहीं, कंट्रोल नहीं होगा, वो लंबा बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चलेगा, पता ये बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को एक एक कंट्रोल करने वाला होना चाहिए ना। तो पेड़ पौधा में एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कंट्रोल करता है कि ना 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 उतना लंबा नहीं बढ़ना है, ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा तो हवा मारेगा तो टूट जाएगा, तो ये क्या करता है ना, बचा के उसको एब्सिसिक एसिड उसको लंबा होने नहीं देता है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में दो चीज़ जाने, क्या जाने, दो चीज़ जाने कि वो पत्ता को झरा देता है, और दूसरा क्या जाने कि यह पेड़ की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसका भी काम है कि पेड़ की लंबाई को नियंत्रित करना है। इसको क्या जाने कि पेड़ की लंबाई को बढ़ाना है, इसको क्या जाने पेड़ की लंबाई को बढ़ाना है, इसको क्या जाने पेड़ के फल को पकाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ पांचों जो है, ये पांचों हार्मोन्स का अलग अलग पांच को काम हुआ। तो पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं दिक्कत है। दम जब दिक्कत नहीं है तो अయ్యా तक धाए से नहीं लाइक मार दीजिए, दम धाए से नहीं क्या कीजिए, लाइक मार दीजिए, और दम बढ़िया से इसको और बढ़िया से समझिए, ठीक है। दम अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुचन गति जो है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। देखिए अनुकुचन गति होता है का, जैसे अनुकुचन गति है, पहले ऑप्शन में समझ लीजिए, लिखा है छुई मुई पर, कैंडुला पर, घृत कुमारी पर, डी मतलब नॉट, घृत कुमारी सब प्लांट है, पौधा का नाम है, ये कैंडुला पौधा का नाम है, छुई मुई पौधा का नाम है। तो कह रहे किस पर, यह जो है किस पर जो है, ठीक है, अनुकुचन की गति किस पर प्रमाणित होता है, ठीक है। तो देखा जाए छुई मुई है, कैंडुला पर है, घृत कुमारी पर है। तो अनुकुचन गति क्या होता है, अनुकुचन के गति का मतलब होता है कि छूने के बाद ना पौधा मुरझा उर्झा जाता है, जैसे लग गया कि मर गया, छूने के बाद जैसे लग गया मर गया, ओकरा में जाने नहीं, एकदम लुरुआ गया, टूट, तो मतलब लग गया कि उखड़ के कोई जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उसको, तो नहीं मुरझा जाता है, तो वही छुई मुई होता है। तो अनुकुचन की गति किस में होता है, छुई मुई पौधा पर होता है। अनुकुचन की गति किस में होता है, छुई मुई
पौधा पर होता है। क्वेश्चन आ जाएगा अंकुचन की गति किस पौधा में होता है, तो छुई मुई पौधा में होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंकुचन की गति किस पौधा में होता है, तो छुई मुई पौधा में होता है, भुलाना नहीं है। चलिए ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो तंत्र, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, हमेशा दौड़ते हुए आता है एग्जाम में, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन, याद कर लेना है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है बाबू, न्यूरॉन है। बोलिए क्या है, न्यूरॉन है। बहुत बढ़िया, इसको याद कर लेना है। आगे है नेफ्रॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बच्चा लोग क्या करते हैं ना, घबरा जाता है। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है, तो उल्टा सीधा मार के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के कहेगा रचनात्मक और क्रियात्मक, तो न्यूरॉन होगा। नेफ्रॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो बताइए इसमें ब्रिक मारना है। क्या मारना है, ब्रिक। जब नेफ्रॉन कहेगा किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो ब्रिक होगा। क्या होगा, ब्रिक होगा। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक को आदमी कहता है किडनी। क्या कहता है, किडनी। किडनी जो है एक जोड़ा होता है, दो ठो। एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी पर व्यक्ति क्या रहता है, जीवित रह सकता है। जब दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुछ दिन जीवित रहेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये व्यक्ति जीवित रहता है ना। 2 महीना तो ज़्यादा हो गया। क्या होता है ना, ब्रिक जो है ये जो है उत्सर्जन के लिए होता है। तो शरीर में जब भी आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है, अब ब्रिक क्या करेगा ना, उसको बनना ही नहीं देगा। बनने ही नहीं देगा तो सब जब पचबे नहीं करेगा भोजन, ब्रिक के पचबे नहीं करेगा भोजन, तो भोजन जब नहीं पचेगा तो उत्सर्जित नहीं होगा। जब उत्सर्जित नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर में भोजन कितना दिन रहेगा, 20 दिन 25 दिन, वो पॉइजन बन जाएगा। उसके बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ब्रिक क्या करता है, किसी चीज को पचा, मतलब उसको भोजन को उत्सर्जित करता है, बाहर त्यागने का काम करता है। ब्रिक का क्या काम है, बाहर शरीर से भोजन पचाकर बाहर इसको उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। यह शरीर में कब होता है ब्रिक, 2 ठो। किडनी का होता है 2 ठो, ठीक है। अब आगे देखा जाए, और ये आता है क्वेश्चन कि ब्रिक जो है ना, ब्रिक जो है ये किस तरह इसका आकार होता है, ठीक है। इसका किस तरह का आकार होता है, सेब के बिया की तरह। किस तरह का आकार होता है, सेब के बीज की तरह आकार होता है। किस तरह का आकार होता है, सेब के बीज की तरह। यह शरीर में सेब की बीज की तरह होता है। देखिए कुछ जानवर जुगाली करते हैं, ठीक है। कुछ जानवर क्या करते हैं बाबू, जुगाली करते हैं। क्या है, दूध बनाने के लिए, कि भोजन पाचन के लिए, कि दूध बनाने, डबल दे दिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर 2 बार चलिए 2 बार आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। काहे खातिर जुगाली करते हैं, दूध बनाने के लिए जानवर जुगाली करते हैं, कि भोजन पचने के लिए जुगाली करते हैं। किस लिए करते हैं, देखिए कभी कभी आप देखे होंगे कि गाय, भैंस, बकरी, इस सब जिसके घर रहती है, आज जब जुगाली नहीं करती है, जुगाली का मतलब समझ रहे हैं, पोंछ उठाना, ना ना ना, पोंछ उठाना जुगाली का मतलब नहीं होता है। जुगाली का मतलब होता है, नहीं खाने के बाद जैसे दिन भर चलाते रहती है, दिन भर मुँह क्या करती है, चलाते रहती है, तो मुंह चलाते रहती है ना, उसी को कहते हैं जुगाली करना। वो क्या करती है ना, खाना पहले खाली खा लेती है, भर पेट वो खाना खा लेती है। बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, चाहे और कोई मवेशी ववेशी कोई आदमी पालता है तो वो हो गया, तो पहले भर पेट वो खा लेगा। खाने के बाद अब खाली खाया है, वो खाली क्या किया है, हवा 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 क्या किया, वो खा लिया। अब खाने के बाद उसको पचना चाहिए ना, तो अब वो पचाने खाने का हवैला में तो खा लिया ढेर, अब उसको पचाने के लिए फिर जुगाली करता है, ठीक है। खा के अगर जुगाली नहीं करेगा तो भैंस का हो जाएगा, चाहे गाय का होगी, चाहे बकरी का हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, ठीक है। तो भोजन को पचाने के लिए वो मुंह चलाते रहती है। क्या करती है, मुंह को चलाते रहती है। तो यही बात है कि कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं, दूध बनाने के लिए ना, दूध बनाने के लिए नहीं करते हैं, भोजन को पाचन के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बाबू, भोजन को पाचन के लिए वो जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। कोई व्यक्ति के देखते हैं मवेशी ववेशी घर पर रखता है, अगर जुगाली नहीं करती है तो घर के आदमी परेशान हो जाता है। आहे दादा हमार भैंसिया गैया बकरिया पौरी नहीं करत, मतलब जुगाली नहीं करत, काहे तो भाई अब
मालूम चलेगा कि बीमार हो गई तो डॉक्टर को बुलाओ, हाई बुलाओ, तरह तरह का दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जुगाली जो है वो भोजन के पाचन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? वृक्क जो है वो वृक्क, अभी हम बताए हैं वृक्क के बारे में। वृक्क क्या है? वृक्क के बारे में बताया है कि वो उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जी अंग है, तो वो उत्सर्जन का काम करता है। यहाँ पर है क्वेश्चन कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का है या परिसंचरण तंत्र का है कि उत्सर्जन तंत्र का है कि श्वसन तंत्र का है? तो वृक्क जो है बाबू ना उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। तो वृक्क जो है उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, वृक्क किसका काम करता है बाबू? उत्सर्जन का काम करता है। और वृक्क कौ गो होता है? तो दो गो होता है। वृक्क कौ जोड़ा होता है? तो एक जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए वृक्क यानी किडनी, उसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बिया के जैसा होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बिया की तरह उसका आकार होता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक। चलिए आगे देखा जाए किसका उपयोग फल पकाने में होता है? अभी हम बताए हैं कि पादप हार्मोन्स 5 गो होता है। कौन कौन 5 गो होता है? 6 गो, 5 गो बताए हैं। पादप हार्मोन्स कौ होता है? 5 गो होता है। कौन क्या बताए हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो किसका उपयोग फल पकाने में होता है? अब बताइए इसमें किसका उपयोग फल पकाने में होता है? आप लोग को बताना है कि ऑक्सिन का होगा कि साइटोकाइनिन का होगा कि एथिलीन का होगा कि जिब्रेलिन का होगा। चलिए आइए हम पूछ रहे हैं, बताइए जिब्रेलिन का क्या काम है? हाँ बताइए क्या काम है? हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी जिब्रेलिन का क्या है बाबू? हाँ ये इसका लंबाई, पेड़ पौधों के लंबाई के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। ये पेड़ पौधा जो है लंबाई, पेड़ पौधा के वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स का उपयोग होता है। पेड़ पौधा के वृद्धि लंबाई बढ़ता है जिब्रेलिन हार्मोन्स के कारण। ठीक है, अब आप बोलिए बबलू, अब बोलिए तो क्या होगा बाबू? एथिलीन। एथिलीन का क्या काम है? हाँ सारे बच्चों बताइए, हाँ सभी लोग बताइए एथिलीन का क्या काम है? बताइए। एथिलीन जो है हाँ ठीक बोल रहे हैं, एथिलीन जो है फल को पकाता है। क्या करता है? फल को, एथिलीन फल को पकाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया काम। और ये गैस के रूप में एथिलीन होता है, बता दीजिए तब। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो साइटोकाइनिन सर जी यह भी वृद्धि रोकने वाला हार्मोन्स है। नहीं तो पेड़वा जो है ना बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जिस तरह से हाई पेड़ को जिब्रेलिन क्या करता है? बढ़ाता है। पेड़ को क्या करता है? जिब्रेलिन बढ़ाता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है? उसको तनी सी रोकता है। तो जिब्रेलिन पेड़ को वृद्धि करता है और साइटोकाइनिन कहता है नहीं ज़्यादा लंबा नहीं होने देने का। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हवा मारेगा तो टूट जाएगा। तो उसको क्या करता है कि साइटोकाइनिन कंट्रोल के लिए रहता है। ठीक है ना, मान लीजिए अमिताभ बच्चन लंबा हो उतना लंबा और ही लंबा हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना, तो पेड़ पौधा में वैसे ही क्या होता है, जिब्रेलिन उसको लंबा करता है और साइटोकाइनिन क्या करता है? उसको कंट्रोल के लिए रहता है कि नहीं उतना लंबा नहीं होने का, नहीं तो आंधी तूफान आ जाएगा तो टूट जाएगा। तो यह ध्यान देना है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है पेड़ पौधा को वृद्धि करता है और साइटोकाइनिन क्या करता है? पेड़ पौधा को वृद्धि को कंट्रोल के लिए रहता है। अच्छा, और किसका उपयोग फल को पकाने में किया जाता है? तो अब यहाँ पर हम बताइए दिए कि फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन भी जो है यह एक वृद्धि हार्मोन्स ही है, पेड़ पौधा के लंबाई में ये भी वृद्धि करवाता है। तो यहाँ क्वेश्चन था किसका उपयोग फल पकाने के काम में आता है? तो एथिलीन जो है फल पकाने के काम में आता है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है बाबू, देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा सर जी खाली ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाते हैं, हम देखिए सब नॉलेज देते हैं। सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप लिखिएगा तो सब्जेक्टिव बन गया। और खाली चुपचाप ताक के स्क्रीनशॉट वीडियो के लेकर टिक मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हम सिखा भी रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि सर जी बस गया तो 14 को खाली ऑब्जेक्टिव तो बताया है, नहीं यही तो गलती हो जाएगा। हम सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं ना, सबके बारे में बढ़िया से बता रहे तो सब्जेक्टिव ना हो गया। हाँ देखिए, किस हार्मोन्स के कारण पत्ती मुरझा जाता है? अब पेड़ पौधा में कौन ऐसा हार्मोन्स है कि ओकरा चलते पत्ती रुस जाता है, मुरझा जाता है? इसे कौन है बताइए आप?
हम सब बता दिए हैं कि किस हार्मोन्स के कारण पेड़ पौधा मुंह फुला लेता है। इसे कौन का बताइए, मुरझा जाता है। काहे मुरझा जाता है? कोई नहीं कहता काहे मुंह मुरझाया है, तो वही काहे मुरझा जाता है, कौना के कारण बताइए। तो किस हार्मोन्स के कारण पत्ती मुरझा जाता है? ऑक्सिन के कारण। बताइए ना बाबा ना। ऑक्सिन तो क्या करता है? ये तो लंबाई है, लंबाई को बढ़ाता है ऑक्सिन हार्मोन्स। एथिलीन क्या है? एथिलीन जो का है, तो एथिलीन तो फल पकाता है। एब्सेसिक क्या है? अब बताइए एब्सेसिक क्या है? एब्सेसिक क्या है और जिब्रेलिन्स, ये बताइए क्या है? दो ठो। अब पत्ती मुरझा जाता है, अभी हम बताए हैं कि मुरझाने के लिए एब्सेसिक एसिड होता है। क्या होता है मुरझाने के लिए? एब्सेसिक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस हार्मोन्स के कारण पत्ती मुरझा जाता है? तो एब्सेसिक एसिड के कारण पत्ती मुरझा जाता है। और यहाँ पर ये क्या बताया है कि जिब्रेलिन्स क्या करता है? बताइए जिब्रेलिन्स क्या करता है? तो पेड़ पौधा की वृद्धि को बढ़ाता है। तो क्लियर हो गया। तो पत्ती काहे मुरझाता है? एब्सेसिक हार्मोन्स के कारण पत्ती जो है मुरझा जाता है। चलिए और क्या होता है? ये एब्सेसिक एसिड जो है वृद्धि हार्मोन्स को रोकता भी है। क्या करता है? पेड़ पौधा को बढ़ने से रोकता भी है। चलिए यहाँ पर देखिए मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं बताइए। मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क इसका कितना भाग होता है? तो मस्तिष्क के 3 गो भाग होता है। बोलिए बबुआ कौ गो भाग होता है? 3 गो भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 1 गो, 2 गो, कौन बोल रहा है 4 गो? मस्तिष्क के 3 गो भाग होता है। कौ गो भाग होता है? मस्तिष्क के 3 गो भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के 1 2 3 4, तो 3 गो मस्तिष्क के भाग होते हैं। बताइए कौन कौन बाबू, बताइए कौन कौन? एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। ऐजा बड़ा छोटा दिमाग रहता है। कैसे दिमाग रहता है? छोटा दिमाग रहता है। ऐजा अगर जोर से लग जाएगा ना, ऐजा जोर से लग जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा दिमाग होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो वहाँ जोर से नहीं मारा मारी करने का। देखिए पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 गो भाग होते हैं। खाली याद कर लीजिए पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 गो। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और सभी मस्तिष्क का भाग होते हैं, वो सब चीज बता दिया जाएगा। देखिए आगे, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? एगो आता है तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग नहीं पूछा है, ये पूछा है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए तंत्रिका कोशिका जो है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। कौ गो प्रकार? 4 गो प्रकार। लेकिन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका जो कहेगा तो 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए बाबू कौ प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ पर मस्तिष्क का भी 3 गो प्रकार जान गए और तंत्रिका कोशिका के भी कौ गो प्रकार? 3 गो जान गए। मस्तिष्क के 3 गो प्रकार कौन कौन जाने? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के 3 गो प्रकार कौन कौन जाने? तो देखिए प्रेरक तंत्रिका कोशिका, एगो, 3 गो नहीं बोल दिए कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका, 3 गो नहीं बोल दिए, अभी हम एगो खाली बोले हैं। कौन बोले? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। दूसरा देखिए दूसरा क्या होगा? संवेदी तंत्रिका कोशिका। तीसरा क्या होगा? बहुध्रुवीय, क्या? बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। बोलिए 3 गो नाम बताइए तो जल्दी जल्दी। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होता है? तो सर जी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन बाबू? तो सर जी सुनिए, पहला प्रेरक है तंत्रिका कोशिका, दूसरा संवेदी तंत्रिका कोशिका, तीसरा बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। बताइए ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोग 10 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ गए। किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो बोलिए कि सर जी हमको दिक्कत हो गया, हाथ उठाइए। तो नहीं, कोई नहीं लौक रहा है, सबका यही, इसका मतलब सभी को आ रहा है। ठीक इसी तरह ईमानदारी से पढ़िए, सभी को आएगा। ध्यान दीजिए, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए तंत्रिका आप लोग देखिए ऐसे होता है ना, तंत्रिका कैसे होता है? इस तरह से, ऐसे एकदम नोचला लेखा रहता है, ऐसे ऐसे नोचला लेखा रहता है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे है ना, तो ऐसे नहीं रहता है। तो अब कह रहा है
कि दो तंत्रिका, एक तंत्रिका और यही में जाके एक और तंत्रिका इसी का होता है, फिट हो जाता है उसका वो क्या होता है, ऐसे इसी तरह लग के ऐसे फिर जाके ऐसे इसी में जाके फिट हो जाता है, एक भी ऐसे जाके फिट होता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो कह रहा है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान, ये जो खाली स्थान रिक्त होता है, खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बताइए, सिनेट्रिक दरार या सिनेप्स कहते हैं कि कैनोड कहते हैं कि द्रुमिका कहते हैं कि केंद्रक कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए द्रुमिका इसको कहते हैं, ये तो द्रुमिका हो गया, ठीक है ना। तो दो जब तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान जो रहता है, जो खाली स्थान रहता है उसको सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। बताइए बाबू क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बाबू? सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको याद कर जाना है, रट जाना है एकदम आसान भाषा में, अपने दिमाग की भाषा में बात को समझिए, याद कीजिए और रट जाइए, ठीक है। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया बच्चे हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? हार्मोन्स जो स्रावित होता है कहाँ से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है? हार्मोन्स जो स्रावित होता है बाबू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो है अंतःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, मुंह से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स जो होता है स्रावित किस ग्रंथि से होता है? हार्मोन्स जो है स्रावित किस ग्रंथि से होता है? तो क्या बोलना है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स जो होता है स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? मतलब अंतर जो स्रावी ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, उसका रंग रूप कैसा होता है, ठीक है। वो उसका रंग रूप कैसा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का जो आकार होता है, साइज होता है, वो कैसा होता है बताना है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के पास ना कोई रंग रूप कुछ नहीं होता है, वो नलिका विहीन होता है, बिना नली का होता है, ठीक है। वो क्या होता है? नलिका विहीन होता है, नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है, या ये दोनों होता है या इनमें से कोई। तो नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है बाबू, क्या होती है? नलिका विहीन होती है। अच्छा ये बताइए एक बात, हम लोग थोड़ा मस्तिष्क में पढ़े हैं, मस्तिष्क में एक चीज़ और जान लेते हैं, ध्यान है ना बाबू। मस्तिष्क में थोड़ा एक चीज़ और जान लेते हैं। मस्तिष्क में आता है कि मस्तिष्क यानी कि इसका वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है बताइए? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अचानक हमको याद पड़ गया, इसे ताके है ना, इसे हम लोग गया। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कभी कभी आता है 1 किलो 400 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलो 400 ग्राम यानी कि 1.4 kg भी आ जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, 1.4 kg भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 1.4 भी आ जाता है, ठीक है। और महिला स्त्रियों में मस्तिष्क का वजन है ना 500 ग्राम कम होता है, आ जाता है इन लोगों का 1350 ग्राम, याद कीजिएगा 1350 ग्राम। तो यह समझ लीजिएगा 1350 ग्राम स्त्री लोगों का है मस्तिष्क, और आ जाएगा 1400 ग्राम यानी कि 1.4 kg, तो वो पुरुष का हो जाएगा। और नहीं तो कौनो एगो आ जाएगा, तो यही समझ लीजिएगा मस्तिष्क का वजन होता है। अच्छा मस्तिष्क का आयतन आता है, देखिए याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क का आयतन का बाबू, मस्तिष्क का आयतन याद कर लीजिएगा, ध्यान से बात को सुनिए और याद कर लीजिए। मस्तिष्क का जो आयतन होता है 1650 ml होता है। क्या होता है? 1650 ml। अगर आ जाएगा स्त्रियों का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1 किलो 350 ग्राम चाहे 1350 ग्राम, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.4 kg भी आ जाता है, ठीक है, और नहीं तो 1450 ग्राम भी आ जाता है। जितना हम बोल रहे हैं उतना लिख लीजिए, फायदा में रहिएगा। और कभी कभी आता है मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, तो बताइए 1650 ml होता है, केजी ना, आयतन पूछ रहा है इसलिए ml में 1650 ml होता है,
ठीक है ना बाबू, ध्यान इस बात को देना है और जो कह दिए हैं उसको लिख लेना है। लिखिएगा तो फायदा में एकदम रहिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर दिमाग में सब चीज़ नहीं याद रहता है। कॉपी में रहता है तो व्यक्ति देखते रहता है तो सब चीज़ बढ़िया से याद रहता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग उतार लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए और उसको हमेशा याद किया कीजिए, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग क्या जान गए, 1.4 kg मस्तिष्क का वजन होता है या 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन, ठीक है। और नहीं तो 1350 आ जाता है वो महिलाओं के लिए, और इसका जो आयतन होता है 1650 ml आयतन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन जो लास्ट देख लिया जाए, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है। तो प्रत्यावर्ती चाप जो होता है वो कहाँ बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है। तो प्रत्यावर्ती जो चाप है वो मेरु रज्जु में बनता है। बताइए बाबू कहाँ बनता है, मेरु रज्जु में प्रवर्ती चाप बनता है। प्रवर्ती चाप बताइए कहाँ बनता है, तो मेरु रज्जु में बनता है। अच्छा, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है, इसमें कितना अच्छा लगा, क्या लगा, आप कमेंट में लिखिए कि सर जी वीडियो आपका अच्छा लगा, क्या लगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक बनता है और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए सैल्यूट बनता है।